बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये चैप्टर स्टार्ट किया था। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों के बारे में पढ़ना। कार्बन से मिलकर के बहुत सी यौगिकों का निर्माण होता है। तो लास्ट टाइम पर इसमें कार्बन में और दूसरे कंपाउंडों में सहसंयोजकता होती है, कोवैलेंसी होती है, इसको डिस्कस किया था और इसके बहुत से एग्जाम्पल आपको समझाए थे। उसी के आगे इसको कार्बन की मैंने बताया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट सेल में 2 और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है? 4। संयोजकता या वैलेंसी क्यों होती है? किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या पार्टनरशिप करता है, साझा करता है, तो वही उसकी वैलेंसी होती है। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 का ही साझा करेगा, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। या 4 दे दे या 4 ले ले, ये कौन कंडीशन है? 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, 4 का साझा भी करता है, लेकिन बराबर का सिस्टम है, तो ये पार्टनरशिप करता है, मोस्टली साझा करता है, कोवैलेंसी बनाता है, सहसंयोजकता बनाता है। ये तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। और मैंने बताया था कि कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स होते हैं, 4 वैलेंसी तो 4 बॉन्ड लगेंगे, तो चारों जो बॉन्ड्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है, उनका व्यवहार होता है, वो सब सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। कार्बन में श्रृंखलन या कैटिनेशन की पावर होती है। श्रृंखलन या कैटिनेशन क्या होता है? श्रृंखलन या कैटिनेशन का मतलब कार्बन कार्बन से और दूसरे एलिमेंट से जुड़ करके लॉन्ग चेन, एक लंबी श्रृंखला बनाता है, इसी को हम कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। मतलब कार्बन कार्बन से और दूसरे एलिमेंट जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, इसी को श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। और श्रृंखलन या कैटिनेशन की पावर कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कैटिनेशन की पावर कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन से मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं उनको कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त यौगिक या सैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया, संतृप्त यौगिक या सैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड या संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त में, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक है वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया है? बर्जीलियस ने, बर्जीलियस ने दिया है। बर्जीलियस ने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण केवल जीवों के शरीर के अंगों में होता है, प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, पौधों का शरीर हो या जंतुओं का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, तो जंतुओं या पौधों या एनिमल और प्लांट के शरीर के, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं
उन्हीं ऑर्गन्स में, अंगों में ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इसी को हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आपको ये याद रखना, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है या जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। तो जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण जीवों के शरीर के अंगों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल्स में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बर्जीलियस के एक शिष्य थे फ्रेडरिक वॉलर। बर्जीलियस के एक शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर इन्हीं के शिष्य थे। तो फ्रेडरिक वॉलर अकेले नहीं थे, इनके साथ दूसरे भी तमाम वैज्ञानिक थे। कई वैज्ञानिक साथ मिल करके, कई वैज्ञानिकों ने साथ मिल करके, फ्रेडरिक वॉलर ने भी मिल करके नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी की स्टडी अपने लैब में कर रहे थे। और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी की स्टडी करते करते उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब यूरिया का निर्माण लैब में हो गया। जबकि बर्जीलियस ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण प्रयोगशाला में या लैब में नहीं हो सकता है, केवल जीवों के शरीर के अंदर ही होता है। तो फ्रेडरिक वॉलर और उनके साथियों ने, उनके साथ जो काम करते थे, उन सब लोगों ने मिल करके प्रयोगशाला में, लैब में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हुए यूरिया का निर्माण कर लिया। तो बर्जीलियस की जैव शक्ति सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी गलत सिद्ध हो गई, गलत हो गई कि उन्होंने कहा था लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता, लेकिन बन गया। तो इस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस का गलत हो गया। और लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना? यूरिया बना। तो पेपर में आएगा कि लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना? यूरिया बना। इसके बाद सभी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लैब के अंदर किया गया, सभी का किया गया, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो फ्रेडरिक वॉलर और उनके तमाम सहयोगियों ने, जो उनके साथ काम करते, सभी लोगों ने मिल करके क्या बनाया? पोटेशियम साइनेट। KCNO क्या होता है? पोटेशियम साइनेट। इसकी रिएक्शन किससे कराई? अमोनियम सल्फेट से। तो क्या बना? अमोनियम साइनेट बना, NH4CNO, अमोनियम साइनेट बना। और सब क्या बना? पोटेशियम सल्फेट। और अमोनियम साइनेट जो प्राप्त हुआ, इसको गर्म किया, हीट किया, तो क्या बना? यूरिया, NH2CO NH2। ये क्या है? यूरिया है। तो इस प्रकार से फ्रेडरिक वॉलर और उनके साथ काम करने वाले तमाम वैज्ञानिकों ने, सहयोगियों ने मिलकर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हुए क्या किया? अमोनियम साइनेट से, अमोनियम NH4CNO से यूरिया का निर्माण किया, NH2CO NH2। ये यूरिया क्या होती है? यूरिया जो कि खेतों में फसलों की अधिक उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, फसलों का उत्पादन अच्छा हो, फसल अच्छी हो, इसके लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरिया एक फर्टिलाइजर है, एक उर्वरक है। तो इस प्रकार से यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। NH2CO NH2, ये यूरिया का साइंटिफिक नेम क्या होता है? IUPAC में इसका नाम होगा एमिनोमेथेनामाइड। NH2CO NH2 क्या होता है? एमिनोमेथेनामाइड, NH2CO NH2। तो इस प्रकार से ये यूरिया का निर्माण लैब में किया गया। तो इस प्रकार से ये इसका कार्बन में और दूसरे तत्वों में सहसंयोजकता होती है, कोवेलेंसी होती है। इसमें श्रृंखलन क्या होता है? लास्ट टर्न पर इसमें अपर रूप या एलोट्रॉप्स भी बताए थे। अपर रूप, जब कोई भी तत्व
प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता तो उसको अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट, कोयला, डायमंड, फुलरीन, ये सब को कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉप्स है। इसको हम लास्ट टाइम पर डिस्कस कर चुके थे। और उसी के बाद संकलन या कैटिनेशन भी बता चुके, तो मैंने आज भी बता दिया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं, और ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, किसने दिया, और लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक को किसने और सबके साथ सहयोग से बनाया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, यूरिया सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और यूरिया का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अमीनो मेथेनामाइड। तो ये इतना आप लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर हम लोग जो यूरिया होती है, ये कार्बन होता है, कार्बन और उसके यौगिकों में नेक्स्ट टर्म पर इसके नेक्स्ट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे।